हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जो आज हम इतिहास का अगला टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता भी दिया था कि इससे के बाद वाले टॉपिक मतलब जो वीडियो होगा वो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जो उसको हम शुरू करते हैं। इससे पहले आपको हम जो वीडियो गया था उसको हम प्रॉपर रूप से आपको प्राग ऐतिहासिक काल जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था उसको हमने आपको पूरा रिवीजन करा दिया था और पीवाईक्यू भी हमने सॉल्व करा दिया था। अब इसी क्रम में अब देखते हैं प्राग ऐतिहासिक के आगे जो वाला इतिहास है होता है क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, या इसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब आद्य ऐतिहासिक काल को अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आता है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल जैसे लिखा भी है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसमें क्या है, इस समय जो था जो इसमें जो था क्या है, इसमें क्या था लिखित साक्ष्य इस समय था। इस समय जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध था, मतलब उसकी लिपि थी जो है, लेकिन ऐसी लिपि थी या ऐसा साक्ष्य मिला कि उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, ये हो गया। लेकिन जो आद्य ऐतिहासिक का जो कहते हैं इसका जो जानने का स्रोत है, इसको किस वजह से आप मतलब कैसे जानते हैं, तो है पुरातात्विक स्रोत। जैसे आपने इससे पहले वाले में देखा था प्राग ऐतिहासिक काल को भी हमने पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से जाना था, तो इसमें भी हम आपको पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से ही जानेंगे। इसमें आप देखेंगे मुहरे होंगी, मूर्तियां होंगी, ठीक है, तमाम तरह के जो कहते हैं तांबे के या जो है टिन के, तो जो भी मतलब वस्तुएं हैं, मृदभांड वगैरह आपको यहाँ से देखने को मिलता है। जैसे ईंटें वगैरह हो गए, वो सब देखता है। अब देखते हैं इसमें आद्य ऐतिहासिक काल में किस सभ्यता मतलब किसको रखा जाता है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता को इसमें रखा जाता है। ठीक है, अब इसी सिंधु घाटी सभ्यता को आपको हम डिटेल से अच्छे से बताएंगे, ठीक है, समझाएंगे। ठीक है, चलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने से पहले थोड़ा इसको हम आप बैकग्राउंड समझिए, थोड़ा पृष्ठभूमि समझिए। देखिए, इससे पहले जो है क्या था, जैसा आपने देखा था क्रमवार से कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, इसके बाद ताम्रपाषाण काल आया। फिर जब ताम्रपाषाण काल के जो लास्ट स्टेज था जो है, लास्ट फेज था, उसमें जो है क्या हुआ था, उसके बाद जो है इसमें जो है जब ताम्रपाषाण की जब उन्नत अवस्था आ गई, तो उसके बाद जो मैंने बताया था जो उसकी उन्नत अवस्था आई, तो उसमें क्या था कि तांबे के साथ साथ इन्होंने टिन का भी आविष्कार कर लिया। मतलब तांबे में इन्होंने टिन मिला दिया, जिससे इन्होंने कांसे या ब्रांज का इन्होंने एक नई धातु का इन्होंने निर्माण कर लिया। इससे क्या हुआ, और जो है मतलब पूरे रीजन में जो है ताम्रपाषाण जो क्षेत्र था पूरा ही समझिए तरह से पूरा परिवर्तन हो गया, उसमें पूरा बदल गया। तो उसी का जो क्या उन्नत अवस्था था उसी को जो देखने को मिलता है वो सिंधु घाटी सभ्यता हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इसका हम पृष्ठभूमि बताते हैं। इसमें क्या है, इसकी जो सबसे पहले जो जानकारी देते हैं वो चार्ल्स मैसन देते हैं। कौन देते हैं? चार्ल्स मैसन, जैसा कि इनका नाम से भी स्पष्ट है, चार्ल्स मैसन। मैसन मतलब हो भी रहा है ना मैसेज का देने का क्या साउंड हो रहा है ना, मैसेज। मतलब पहली बार जो इन्होंने जानकारी दिया था, जो मैसेज दिया था, चार्ल्स मैसन ने दिया था सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो किसमें दिया था, इन्होंने अपनी क्या है एक जो है वो लिखा था, क्या कहते हैं क्या कहते हैं मैं वो पत्रिका लिखा था। उस पत्रिका में इन्होंने बताया था नेटिव ऑफ जर्नी में इन्होंने इसको बहुत डिटेल मतलब इसको बताया था। लेकिन इसका जो इन्होंने बहुत ज्यादा जिस रूप में इसको प्रचार प्रसार करना चाहिए उस रूप में ये नहीं किए, बस और छोटे मोटे लेवल पे इन्होंने किया और उसको ज्यादा ये प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं जो है होते हैं बर्टन बंधु। क्या है? बर्टन बंधु, ये दो भाई थे। तो इनका क्या योगदान होता है, बर्टन बंधु में एक थे जेम्स बर्टन, दूसरे थे विलियम बर्टन। ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता है बर्टन बंधु। ये जो थे जो है लाहौर, यहाँ जो पाकिस्तान होता है लाहौर, ठीक है, लाहौर से जो है यहाँ कराची, यहाँ का है कराची। ठीक है, लाहौर से कराची के बीच में जो है ये लोग जो है क्या कर रहे थे, ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे। ठीक है, रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तभी जो है इनको, जब जानते हैं रेलवे लाइन बिछती है तो उसका खुदाई वगैरह किया जाता है, तो वहां से इनको बहुत सारी ईंटें प्राप्त हुआ। जो ईंट प्राप्त हुआ तो ये लोग क्या किए, उस ईंटों का प्रयोग जो है क्या कर लिए,
इसमें ये रेलवे ट्रैक को बिछाने में इसका प्रयोग कर लिए, लेकिन ये जो है इसके महत्व को ये बर्तन बंधु लोग नहीं समझ पाए कि मतलब इनको लगा कि भाई यहाँ कोई बहुत बड़ी इमारत रही होगी, फिर बाद में मतलब वो जैसे आपकी गिर गया होगा, मतलब गिर गई होगी, तो उसी का जो है ये ईंटें है, तो उसका ईंटों का प्रयोग जो है ये यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, ये लोग तो इसका भी महत्व उतना भी नहीं समझ पाए। ठीक है, तो इस तरह से ये काम इनका आगे चलता रहा। ठीक, ये 1856 तक। फिर देखते हैं इसके आगे जो है आते हैं, तो जो है क्या कहते हैं, तो इसका जो आगे आते हैं इसके बाद फिर अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम का जो समय होता है ये 1853 से 1856 तक ये होता है। ठीक है, 1853 1856 तक ये इनका कार्यकाल रहता है। तो ये क्या कहते हैं, इन्होंने व्यापक रूप से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है क्या किया, बढ़िया से उसका सर्वेक्षण कराया। इसको जब सर्वेक्षण कराया तो उनको पता लगा जो है ये सिंधु घाटी जो मतलब सभ्यता है, जो इसका स्थल है, ये बहुत ब्रॉड लेवल पर, बहुत बड़े स्तर पर है। तो इन्होंने इसका जो मानक बताया जो है इसका कितना समय, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर इन्होंने बताया। ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर इन्होंने बताया। ठीक है, तो ये हालांकि इसका एग्जैक्ट डाटा आता है कि 12,99,600, तो लेकिन आप इसको ही यही समझिए कि 13 लाख एग्जैक्ट जो है यही आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद जो है 1904 में जो है 1904 में कर्जन महोदय थे। ठीक है, कर्जन जिसका समय गवर्नर जनरल था, जो 1899 से 1905 तक जो था, जो बंगाल विभाजन किया था, उसने क्या किया, वो बहुत मतलब इतिहासकार था, वो बहुत बड़ा इतिहासकार था, इतिहास में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए जो है उसने जो भारत में पुरातत्व विभाग का उसने स्थापना किया था। क्या किया था, पुरातत्व विभाग का स्थापना किया था। और जिसके जो पहला महानिदेशक बनाया था जो थे जो है वो कौन थे, ये जॉन मार्शल थे। ठीक है, जॉन मार्शल के पहले महानिर्देशक इनको बनाया गया था। ठीक है, तो तो ये जो जॉन मार्शल होता है, ये जो है देखिए अंग्रेज था, तो ये तो है नहीं कि आगे खुद से आगे कोई काम करेगा। तो क्या किया कि वो अपने जो भारतीय थे, इंडियन थे, उनके कुछ मतलब जो थोड़ा इतिहास वगैरह इंटरेस्ट रख रहे थे, तो ऐसे लोगों को पकड़ा। ठीक है, ऐसे में क्या था, सबसे पहले इसने दयाराम साहनी जो देखो इसके निर्देशन में जो है दयाराम साहनी ने जो है पहली बार जो उत्खनन कार्य किया जो है उसका हड़प्पा का किया। ठीक है, हड़प्पा वाला इन्होंने किया। ठीक, 1921 में इसका कहते हैं। फिर अकाल दास बनर्जी आते हैं, ये 1922 में जो है ये मोहनजोदड़ो का ये उत्खनन करते हैं, और जो है ये मतलब इसका बारे में फिर जानकारी आती है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब देखते हैं जो है, ये तो आप समझ लिए जो है ना कि जो है क्या है इनका जो है ये पृष्ठभूमि वगैरह कैसे कैसे क्या क्या इनका जानकारी है। ठीक हो गया। अब देखते हैं इनका समय का निर्धारण कैसे क्या होता है। तो समय निर्धारण में सबसे पहले हम देखते हैं जो है, हालांकि इस सब में जो इतिहासकारों का में मतभेद है। ठीक है, तो मतभेद है, लेकिन वो सबको हम आपको देखेंगे। इसमें वही क्वेश्चन आएगा, अगर कभी पूछेगा तो एग्जैक्ट डाटा देगा कि जॉन मार्शल ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल कब से कब तक निर्धारित किया है। तो आपको सीधे ऑप्शन में ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं जॉन मार्शल मतलब क्या कहते हैं, वही जो उस समय पुरातत्व विभाग के क्या महानिदेशक थे, ये जॉन मार्शल। ठीक है, ये जॉन मार्शल बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय निर्धारण किए थे, बताए थे 3250 से 2750। ठीक है, 3250 ईसा पूर्व मतलब ईसा पूर्व से और 2750। ठीक है, ये बताते हैं। फिर थे आगे आते हैं ये डीपी अग्रवाल। क्या था, डीपी अग्रवाल महोदय, इन्होंने जो है कार्बन डेटिंग के आधार पर, कार्बन डेटिंग ऐसी प्रक्रिया होती है कि जो भी वस्तु होता है उसका जो कार्बन डेटिंग के माध्यम से आप पता कर सकते हैं वो वस्तु कितना ज्यादा पुरानी है। कहने मतलब होता है कि कोई वस्तु जैसे है तो जितना ज्यादा उसमें कहते हैं कार्बन क्षय होता रहता है उतना ज्यादा वो पुरानी मानी जाती है। ठीक है, तो इसके तहत जो है इन्होंने कार्बन डेटिंग आधार पर इन्होंने इसका जो समय डिसाइड किया वो तो 2350 से लेकर 1750, और यही जो है सर्वमान्य रूप से यही स्वीकार भी किया जाता है। ठीक है, यही जो है स्वीकारा भी जाता है। ठीक है, ठीक, और आपको कहीं देखने को मिलेगा बहुत सारे इतिहासकार जो है 2500 से 1700 भी वो मानते हैं। ठीक है, इसका ये आप समय निर्धारण जानते रहिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं इसका नामकरण की जो बातें आती है। देखिए नामकरण का जो बातें आती है, तो इसके भी नामकरण को लेकर के बहुत ज्यादा मतलब मतभेद था पहले जो है, तो धीरे धीरे जो है हुआ क्या नामकरण कर, आप सुनते होंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता। ठीक है,
तो वही चीज इसमें भी है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसे नाम पड़ा जो है, इसका जो रीजन है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम पड़ने का जो रीजन है उसका ये है कि जो है ये यहाँ से आप देखेंगे जो है सिंधु नदी, ठीक है, क्या कहते हैं आप यहाँ से सिंधु नदी को आप देखेंगे तो ठीक है, सिंधु नदी को देखेंगे, ये है सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी को आप देखते हैं तो ऐसे ऐसे इसका निर्माण होता है। तो बाकी इसके जो सिंधु नदी के आसपास जो भी मतलब रीजन थे, चाहे मांडा लेंगे, खुद का गेंडोर ले लेंगे, मतलब जो भी रीजन थे जो है पाकिस्तान या भारत में थे, वो सारे जो रीजन में थे क्षेत्र वो सिंधु नदी के आसपास वाले नदियों के आसपास वो मिल रहे थे, इसीलिए जो है इसका नामकरण जो है सिंधु घाटी का सभ्यता कहा गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये नदियों के आसपास जो है सारे रीजन लगभग उस समय मिल रहे थे, ठीक है, इसलिए जो है इसको सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया गया, ठीक है। ये चीज हुआ क्यों, इसका रीजन यह है जैसे जैसे उस समय था दजला फरात के बीच में जो है एक दजला फरात नदियों के संगम पे कौन था, मेसोपोटामिया की सभ्यता, या उसी को दजला फरात की सभ्यता कहते हैं। तो इसके आधार पर उधर जो चीन में देखेंगे आप वांगहो नदी की सभ्यता, ठीक है, आप देखेंगे मिस्र में जो एक सभ्यता, मिस्र की सभ्यता को क्या कहते हैं, उसे क्या है इसको वो नील नदी की सभ्यता क्या कहते हैं, मिस्र की सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। इसी कारण जो है इसको भी नदी के आधार पर जो है इस सभ्यता का नाम भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे जो है इसमें देखते हैं सिंधु सरस्वती नदी की सभ्यता, ठीक है। हालांकि इसको भी कुछ इतिहासकारों ने मतलब स्टार्टिंग में मतलब कहा था कि सिंधु सरस्वती नदी की सभ्यता कहना चाहिए, लेकिन बाद में इसको बहुत ज्यादा ये प्रचार प्रसार नहीं हो पाया और जाकर ये फिर बाद में वो मतलब ये इतना नहीं ज्यादा फेमस हो पाया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें एक होता है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा ये तो हम बता दिए कि नदी के आसपास बहुत सारे क्षेत्र मिल रहे थे, इसलिए जो इसको नदी सिंधु नदी की सभ्यता कहा गया। अब देखते हैं जो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि जो पहली बार जिस सभ्यता की मतलब जिस स्थल की खुदाई हुई थी वो हुई थी हड़प्पा रीजन की, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का हुआ था, इसीलिए जो है हड़प्पा की सभ्यता कहा जाता है। जैसे आप जानते भी होंगे कि कहीं भी आप देखते होंगे ये जो सबसे पहले कोई अगर जैसे किसी घर में कोई लड़का या लड़की होता है तो उसी के नाम जो बोलते हैं ना कि फला के, जैसे मान लीजिए कोई नाम रोहन हुआ तो बोल देंगे रोहन पापा या रोहन मम्मी, भले ही उसके 2-3 बच्चे और हों उसका नाम उतना फेमस नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि भाई जो पहला होता है तो उसी का वो उसके नाम पे ज्यादा वो फेमस हो जाता है, ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखते हैं इसका उद्भव कैसे हुआ, ठीक है। देखिए इसके उद्भव को लेकर के विदेशी मत भी हैं और बहुत सारे अपने देसी मत भी हैं। विदेशी मत में ये कहने की सेंस है कि देखिए आरंभ में जो है भारतीय उपमहाद्वीप में इतनी ज्यादा मतलब जो ये विकसित हड़प्पा सभ्यता मिल रही थी, तो इससे जो है वो उस समय जो अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिश लोग थे, इसको लेकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई कि हम तो इनको सभ्य बनाने के लिए इस देश में आए हैं और ऑलरेडी अगर इनका इतिहास ही इतना स्वर्णिम अगर रहा है, इतनी ज्यादा वेल डेवलप्ड है अगर इनका इतिहास रहा है और ये जगह जानेंगे तो क्या करेंगे, तो फिर हमारे ऊपर मतलब आवाज उठाएंगे हमारे ऊपर जो है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो, जब हम प्राचीन सभ्यता से ही मतलब शुरुआत से ही जो है जब पूरी दुनिया में कहीं मतलब नगरीय व्यवस्था नहीं थी तो हमारे यहाँ नगरीय व्यवस्था थी, तब आप हमको क्या मतलब और क्या क्या हमको सभ्य बनाएंगे। तो इसी को लेकर के जो है जो ब्रिटिश इतिहासकार थे इसको जो है कम आंकने का उन्होंने प्रयास किया, ठीक है। तो इसी में देखते हैं सबसे पहले कौन थे, इन्होंने बताया कि सुमेरियन की सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता कहने का सेंस है कि जैसे यहाँ पे बताया आपको सिंधु घाटी की सभ्यता है ये सब, ठीक है, तो यहीं भी आप देखेंगे तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है और मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत जो है यहीं पे जो है सुमेरियन सभ्यता थी, ठीक है। तो सुमेरियन की सभ्यता यही इसी के आसपास, ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने कहा जो है ये जो सुमेरियन लोग थे यही सुमेरियन वाले लोग आकर के ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का भी इन्होंने मतलब निर्माण किया या उसी का मतलब विकास किए ही लोग सुमेरियन वाले। हालांकि जब इसका हम मतलब आप मतलब क्या कहते हैं जब आप इसको विश्लेषण करते हैं तो ये जो है कहीं से भी ये तर्क संगत नहीं होता, क्यों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुहर है जो लिपि है, ठीक है, जो मुहर हो गई लिपि हो गई ये जो है इससे जो है सिंधु घाटी सभ्यता से क्या कहते हैं मेसोपोटामिया से बिल्कुल भी अलग है, एकदम अलग है, ठीक है। यहाँ देखते हैं जहाँ पे जो सुमेरियन के लोग जो मेसोपोटामिया के लोग थे यहाँ पे देखेंगे जो है इनके जो घर थे, इनके जो नगर को जो बनावट थी
ज्यादातर ये कच्चे मतलब घरों में ये रहते थे, लेकिन यहाँ पर यहाँ देखेंगे मतलब तो पक्के मकानों में रहते थे। नगर नियोजन सब बहुत व्यवस्थित थी, एकदम ग्रिड व्यवस्था पर थी। मतलब हर प्राणी देखेंगे, हर सिस्टम बहुत सिस्टमेटिक ढंग से ये रचे बसे गए थे। ठीक है, तो ये चीज देखते हैं तो इस आधार पर जो है ये नकार उठाता है। ठीक है, तो इसमें जो कहने वाले थे कौन थे? जॉन मार्शल थे, वही जो पहले उत्खनन करा मतलब शुरुआत कराए थे महानिदेशक महोदय। मार्टिमर व्हीलर थे, इनका पूरा नाम है मार्टिमर व्हीलर थे। ये चाइल्ड बोले तो गार्डन चाइल्ड। ठीक है, डीडी कौशाम्बी, ये सारे लोग जो है बता देते हैं कि सुमेरियन सभ्यता से, सुमेरियन सभ्यता के लोग ही जो है क्या कहते हैं सिंधु सभ्यता का वो मतलब विकास किए। ठीक है, अब देखते हैं स्थानीय मत क्या है। स्थानीय मत जो है ये अपना भारतीय मत है। भारतीय मत वाले क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं नहीं ये जो है अपनी विदेशी नहीं होकर के ये देसी मत ही है। ठीक है, इसमें जो कहने वाले हैं ये राखाल दास बनर्जी है। राखाल दास बनर्जी वही है जिन्होंने जो है क्या कहते हैं मोहनजोदड़ो की जो है उन्होंने उत्खनन कार्य कराया था। ठीक है, ये हो गया। और बहुत तो आगे जो बोलते हैं कुछ बोलते हैं आर्य थे। ठीक है, आर्य कौन कहते हैं? टी एन रामचंद्रमा। ठीक है, टी एम रामचंद्र मानते हैं ये आर्य थे, और जबकि ये लक्ष्मण स्वरूप फुसालकर कहते हैं ये आर्य थे। आर्य कहना भी मतलब ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्य लोग बताओ कहाँ रहते थे? वो कच्चे मकानों में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे। ठीक है, वो पशुपालक थे। जबकि आप सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों देखेंगे तो बढ़िया पक्के मकानों में रहते थे। नगर नियोजन का बहुत बेहतरीन था, व्यापारिक थे, वो शिल्पी थे, बहुत अच्छा मतलब ये वेल डेवलप थे। तो इसलिए जो है इस आधार पे नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि इनकी जो समय अवधि है 2300 से 1750 ईसा पूर्व के माना जाता है, जबकि इनका जो होता है ये 1500 के आसपास ईसा पूर्व में के माना जाता है। ठीक है, इसलिए इसको नहीं कहा जाता, इसलिए ये भी मत मतलब खंडित हो जाता है। वो आर्य थे। ठीक है, तो आर्य नहीं थे तो अभी वर्तमान समय जो माना जाता है वो देसी मत ही माना जाता है। ठीक है, देसी मत कहने सेंस है कि वही जो ताम्र पाषाण की जो सभ्यता थी वो जो उन्नत अवस्था में पहुंच गई, तो उसी को से जो है माना जाता है कि अब जो है ये भारत की खुद की अपनी ही मतलब वो संस्कृति वो थी। ठीक है, अब देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। अभी तो देख लिए इतना बैकग्राउंड को समझ लिए, देखें विशेषता क्या है। देखिए इसकी विशेषता, अब देखिए कि भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम सभ्यता थी। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप जितने भी मतलब थे वो सबसे प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता को ही माना जाता है। ठीक है, ये भी आप जानते रहे। ठीक है, इसको हम मतलब आपको बता रहे हैं कि प्रथम इंजीनियरिंग काल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय जो उनकी मूर्तियां बन रही थी, चाहे पशु की मूर्ति हो, मानव की मूर्ति हो, स्त्रियों की मूर्ति हो, तो जो मूर्तियां बनाते थे एकदम बहुत उत्तम किस्म की होती थी। जैसे वो तांबे की मूर्ति बनाते थे, टिन की भी बनाते थे, पत्थर की भी बनाते थे, और कांसे का भी मूर्ति बनाते थे। मतलब मेटरोलॉजिस्ट मतलब भी अच्छे खासे ये थे, इनको अच्छा खासा धातु का ज्ञान था। ठीक है, उसमें जो स्थापत्य देखते हैं इनका जो है, जो नगर नियोजन जो व्यवस्था है इतनी गजब बेहतरीन है कि आज तक भी जो है वो चीज जो है नहीं मतलब वो मतलब इतनी आज भी उतना वो विकसित नहीं हो पाई। ठीक है, स्थापत्य में देखेंगे तो नगर पुराने एकदम ग्रिड ग्रिड टाइप की थी। ग्रिड का एक सेंस होता है जैसे ऐसे बन जाता है। ठीक है, ये सड़क हो गया। ठीक है, तो फिर ये इधर इधर हो गया। ठीक है, फिर इधर हो गया, तो इधर किनारे किनारे क्या होता है, इधर घर बना दिए, इधर घर बना दिए। ठीक है, तो इधर अगर कोई एक सड़क जा रही तो इधर भी घर बना दिए, इधर भी घर बना दिए, इधर। ठीक है, तो मतलब जो भी होता है बहुत सिस्टमेटिक ढंग से ये बसाते हैं। ठीक है, इसी को ग्रिड प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखते हैं आपका हम जो है विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, इसी को जो विश्व में पहली नगरीय सभ्यता माना जाता है। ठीक है, ये भी आप जानते रहिए। अब देखते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता में जैसे आप देखेंगे जो ताम्र पाषाण काल लोग थे वो तांबे को खोज कर ही लिए थे, तो इसी में क्या किए, तांबा में जो क्या करते हैं, तांबा में ये लोग टिन का प्रयोग कर दिए। ठीक है, जब तांबे में टिन मिला दिए तो कांसा बन गया, या कांसा या ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज BRONZ। ठीक है, ब्रॉन्ज बन गया। ठीक है, तो इसीलिए इसको ब्रॉन्ज क्या कहते हैं, कांस्य सभ्यता ठीक कहा जाता है। ठीक, अब देखते आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। हमने बताया था आद्य ऐतिहासिक काल डिफाइन किया है। आद्य से क्या है, लिखित साक्ष्य तो जरूर है, लिपि भी जरूर है, लेकिन ऐसी लिखित साक्ष्य ऐसा लिपि इनकी है कि उसको पढ़ा नहीं जा सकता। वो सिर्फ क्या है, भाव चित्रात्मक ही वो थी। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखते हैं व्यापार प्रधान। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था ना कि नवपाषाण काल के बाद
ताम्र पाषाण काल हो या उसके बाद जो भी अवस्था थी जो है वो कृषि जो है वो मतलब जब कृषि होना शुरू हुआ उसमें जब आप देखे तो उसमें टीन टीन चल रहा था नवपाषाण काल में, ठीक है, तांबा चल रहा था। फिर तांबे जब ये कांसा वगैरह बना लिए तो कृषि का विशेष और ज्यादा होने लगा। जब कृषि का विशेष हुआ तो इससे ये हुआ जो है कि व्यापार उद्योग और जो शिल्पी लोग थे इनको जो है बढ़ावा मिला, ठीक है। तो इससे जो है कृषि अधिशेष हुआ तो व्यापारी वर्ग का उत्थान हुआ। इसमें जो कारीगर थे, जो शिल्पी थे, उनको भी जो है उनको भी मतलब विकास इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, व्यापार प्रधान मतलब इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। ये चीज हो गया। लेकिन इसमें भी कृषि वगैरह होता था, ऐसा नहीं है कि कृषि नहीं होती थी। अब देखते हैं उत्तम नगर नियोजन, आपको बता दी ना, जो नगर नियोजन थी आप देखेंगे जो सड़क थी इनको एकदम समकोण पर काटती थी, ठीक है। जो सम कहने ये जैसे एक सड़क गई तो एक सड़क ऐसे होती थी, ठीक है, ये एक दूसरे में सीधी सड़क होती थी और ठीक है, और सड़कों के किनारे ही मतलब ये घर बनाए जाते थे, ठीक है। और मेन रूप से देखेंगे तो इस सड़क के जो मान लीजिए मेन सड़क है ये मान लीजिए सड़क है, ठीक है, तो सड़क के किनारे ये दरवाजा नहीं खुलता था बल्कि जो दरवाजा होता था ये इधर दरवाजा खुलता था, ठीक है। मतलब जो डोर होता था, डोर मतलब ये सड़क के पीछे खुलता था। एकमात्र ही स्थल है लोथल, लोथल वहां पर देखेंगे तो जो दरवाजा होता था वो जो है सड़क के तरफ खुलता था। उसका भी रीजन ये है कि लोथल जो है व्यापारिक स्थल था, इसलिए जो ऐसा होता था। हालांकि ज्यादातर लोग जो है सड़क के मेन मतलब की तरफ दरवाजा ना होने का भी ये रीजन होता है कि सड़क पे क्या आता, धूल धूल मिट्टी मतलब होता था, और जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हो गया। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये लोग जो है अपना दरवाजा होता था ये सड़क के पीछे वाले मतलब घर के पीछे दरवाजा करते थे, मतलब फ्रंट पे नहीं करते थे, ठीक है। और इसका जो सड़क होती थी आप देखेंगे ये सड़क जो है लगभग 10 मीटर चौड़ी होती थी, ठीक है, 10 मीटर ये सड़कें चौड़ी होती थी। और आप देखेंगे जब उनके घर के अंदर आप देखेंगे तो बड़े बड़े स्नानागार देखने को मिलेगा आपको, बड़े बड़े जो अन्नागार भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इनके जो घर होते हैं वो पक्के हैं, मतलब पक्के मतलब घर मतलब मिला है। अब आपको देखते हैं नगर नियोजन अब जब आ ही गया है तो इसको थोड़ा आप डिफाइन कर दें। इसमें दो तरीके नगर व्यवस्था है, एक जो है पश्चिमी, क्या है ये पश्चिमी नगर व्यवस्था, और जो है एक पूर्वी, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी। पश्चिमी में जो है ये दुर्ग क्षेत्र होता था, दुर्ग क्षेत्र, ठीक है, दुर्ग क्षेत्र होता था। और पूर्वी वाले में जो होता था ये जो होता था निचला क्षेत्र होता था, ठीक है, निचला क्षेत्र। ये कहने मतलब ये ऊंचाई पर होता था, ये ऊंचाई पर होता था, ठीक है। और ये निचला क्षेत्र यहाँ पे जो होता था ये राजा लोग होते थे, राजा या पुरोहित टाइप के जो लोग होते थे, राजा या पुरोहित टाइप के जो लोग होते थे वो यहाँ पर होते थे। और यहाँ पे जो होता था जन सामान्य लोग यहाँ रहते थे। कौन? जन सामान्य, जैसे शिल्पी हो गए, कारीगर हो गए, कृषि हो गए, मतलब कृषक किसान वगैरह हो गए, ये लोग यहाँ रहते थे, ठीक है। अब देखते हैं जो ये जो जन सामान्य लोग थे ये जो है इनको जो है टैक्स वगैरह भी देते थे, ठीक है। चलिए आगे वाले में आपको बताएंगे, ये चीज हो गया। अब देखते हैं विस्तृत सभ्यता कहा जाता है क्यों। देखिए विस्तृत सभ्यता कहने का मतलब ये है कि आप जब यहाँ देखेंगे जो है क्या यहाँ जो है एक मिनट, अब आप देखेंगे यहाँ जो है क्या कौन सी सभ्यता है, यहाँ मेसोपोटामिक सभ्यता है। और इधर आप जो मतलब क्या कहते हैं ये वो उत्तर पश्चिम की दिशा में आप देखेंगे ये कौन सी सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक। इधर आप थोड़ा देखिए अफ्रीका के उत्तर पूर्वी तरफ जो है, हाँ उत्तर पूर्व की तरफ देखेंगे तो यहाँ मिस्र की सभ्यता है, ठीक है, अफ्रीका की मिस्र की सभ्यता है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों को मिला दिया जाए तो इससे ये जो है कहते हैं 16 गुना ज्यादा ये बड़ी सभ्यता है। अब आपको लिख भी देते हैं, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं तो अच्छे से आप जानते रही ना सिंधु सभ्यता, ठीक है, ये चीज हो गया, ठीक। अब आपको आप समझिए कि 16 गुना ये थी, ठीक है। अभी आपको विस्तार बताएंगे अच्छे से और जो है बढ़िया डिफाइन करेंगे। बता दिए ना क्या हुआ, एकदम विस्तार कहाँ गया, हाँ एकदम विस्तृत सभ्यता थी, ठीक है। अब देखते हैं इनकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी थी, ठीक है। जो सामाजिक पृष्ठभूमि थी यहाँ आप देखेंगे कि ये ज्यादातर जो जैसे मिस्र की सभ्यता थी या मेसोपोटामिया की सभ्यता थी तो वहाँ की जो सभ्यता थी वो ज्यादातर जो है उनकी अपेक्षा देखा जाए तो यहाँ की सभ्यता समता मूलक थी। जैसे वहाँ के राजा थे क्या करते थे वो मंदिर जैसे जिगूरत हो गया या जिगूरत को मतलब मंदिर मंदिर टाइप आप कह सकते हैं, या जैसे वहाँ पिरामिड जैसे स्मारक वगैरह हो गए जो बड़े बड़े भवन बनाते थे वो लोग वहाँ के जो राजा होते थे जैसे बताया गया मिस्र वाले और मेसोपोटामिया वाले होते थे, ये जो है
भवनों पर और मंदिरों पर ज्यादा खर्च करते थे, लेकिन यहाँ के जो पुरोहित या राजा टाइप जो होते थे वो जो जन सामान्य की जो स्थिति को बेहतर करने के लिए वो ज्यादा मतलब वो काम उस पर करते थे, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे तो यहाँ की जो अवस्था मतलब इसमें देखेंगे तो ज्यादा समानता मतलब यहाँ देखने को मिलता है, ज्यादा यहाँ समानता मतलब देखने को मिलता है, उतना ऊंच नीच मतलब नहीं होता, ठीक। कि बहुत ज्यादा जो गरीब है नहीं एकदम गरीब है, अमीर है बहुत ज्यादा गरीब, ये सब व्यवस्था यहाँ आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब आप देखेंगे फिर इसके बाद देखेंगे हम इसी में आप देख लीजिए धार्मिक भी, ठीक है। और समाज में आप देखिए जैसे समाज में क्या होता है कि समाज में जैसे बताना शिल्पी थे, कारीगर थे, ठीक है, तो किसान थे, ये सब तो मतलब थे ही। और इसी में आप देखते हैं कि और जो सामाजिक व्यवस्था मतलब, ठीक है, बस इतनी जानिए। अब इसके बाद आगे बताते हैं। आगे इसमें क्या होता है आर्थिक आर्थिक क्रियाविधि इसलिए था, देखिए ज्यादा मेंस का ज्यादा टॉपिक हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको झलक दे देते हैं। आर्थिक क्रिया में था कि जैसे ये खूब अच्छा इनमें कृषि अधिशेष होता था, कृषि सरप्लस होता था, इसलिए क्या करते थे ये अपना जो है उसका व्यापार भी करते मतलब व्यापार भी करते थे। जहाँ व्यापार कहाँ होता था, जैसे यहाँ ये क्या कहते हैं मेसोपोटामिया से इनका व्यापार होता था, मिस्र की सभ्यता से भी इनका व्यापार होता था, ठीक है, यहाँ तक कि रोम से भी इनका व्यापार होता था, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये चीज हो गया, ठीक है। नहीं रोम पे सर नहीं, बहुत ज्यादा चले गए, रोम पे नहीं, ठीक है, मिस्र यहाँ से भी इनका व्यापार होता था, ठीक है, आर्थिक चीज। और इसमें क्या होता था, ये चीज हो गया। अब देखते हैं इसमें जो है सांस्कृतिक सांस्कृतिक वाले में क्या कहने का मतलब है कि देखिए इसमें क्या था कि इसमें भी हालांकि देखिए धर्म के जो होता है, देखिए संस्कृति में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपका खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, ठीक है, आपका जो धार्मिक क्षेत्र है, ये सारी चीजें जो है सांस्कृतिक में आ जाते हैं। जिसमें आपको हम देखते हैं कि इनके जो धर्म वाला जो क्षेत्र था इसमें क्या था, देखिए धर्म मुख्यतः दो चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक होता है कि अनुष्ठानिक या इसको कहते हैं कर्मकांडी, ठीक। दूसरा कहते हैं जो है उसको एक अनुष्ठानिक होता है, अनुष्ठानिक कहिए या उसको कर्मकांडी कहिए। दूसरा होता है चिंतन या जो है इसका दार्शनिक पक्ष। तो देखिए इसका दार्शनिक पक्ष तो आप देख जान नहीं पाएंगे, या चिंतन वो कैसे करते थे, क्योंकि इसमें कोई लिखित साक्ष्य तो जो लिखे वो लोग उसको आप आज भी नहीं पढ़ा जा सकता। तो इसका जो एक ही जो पहलू बचता है धार्मिक पक्ष में, बचता है कौन, कर्मकांड या अनुष्ठानिक, या आप समझिए कर्मकांड वाला, ठीक है। कर्मकांड वाला आप जानते रहिए। कर्मकांड में ये होता था कि इसमें जो है ऐसा देखा गया है ये समानता जो उत्पादक जो चीजें होती है, जैसे जैसे उत्पादन वाले जो देवता होते थे ये उनकी पूजा ये करते थे, ठीक है, ये उत्पादक देवता की पूजा करते थे, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे जैसे अग्नि की पूजा कर रहे हैं ये, ठीक है, सूर्य की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, और देखेंगे तो पृथ्वी की पूजा कर रहे हैं, नाग की पूजा कर रहे हैं, मतलब इस तरह देखेंगे तो अब जो प्राकृतिक चीजें हैं उनका वही ये पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे जो होते हैं जो पुरोहित और जो राजा टाइप के जो लोग होते थे वो क्या करते थे, जो जन सामान्य लोग होते थे उनसे क्या करते थे वो टैक्स वगैरह भी लेते थे, ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसी में आप देखेंगे जो मूर्ति आप देखेंगे, मूर्ति निर्माण आप जो देखेंगे उसमें ज्यादा जो स्त्री की जो मूर्ति है, स्त्री की मूर्ति ज्यादा बनी है, क्या है, स्त्री की मूर्ति ज्यादा बनी है, ठीक है, उसकी तुलना में पुरुषों की तुलना में कम बनी। जिसमें आप देखेंगे मातृ देवी की मूर्ति है, ठीक है, और ये सब चीजें आपको वहां को यहाँ पे आपको देखने को। और जो मूर्ति बनी है किसकी बनी है, कांसा की बनी है, ठीक है, तांबा की या ताम्र मूर्ति भी बनी है, पत्थर की भी है। तो ये सारी मूर्तियां ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखते हैं राजनीतिक चीज। राजनीतिक चीज हमने बता दी है ना, वो जो ऊपर वाले थे पश्चिमी वाले में दो राजा पुरोहित होते थे, तो वो लोग क्या करते थे कि भी अपने भी छोटे लेवल पे जो भी था वही बंदा शासन व्यवस्था भी संचालित करते थे। इसके लिए क्या क्या था, जन सामान्य जो लोग होते थे उनको वो टैक्स वगैरह भी देते थे। किस रूप में देते थे, जो अनाज वगैरह होता था, जो वस्तुएं होती थी उसी का वो देते थे। इसी जो आपको जो व्यापार होता था, व्यापार समझ लीजिए वस्तुओं का आदान प्रदान पर होता था, मतलब बार्टर सिस्टम के तहत होता था, जिसको इंग्लिश बोलते हैं बार्टर सिस्टम, या वस्तु या कहते हैं वस्तु विनिमय के तहत होता था, ठीक है। और इसमें जो है और आप जो देखेंगे जो है इसमें जो इनके मापने वाला जो बाट होता था, आर्थिक वाले में देखिए, हाँ बाट जो है वो 16 केजी का ही मतलब होता था, ठीक है, मतलब 16 केजी पर ये चीज होता था, ठीक है। अब देखते हैं राजनीति में बताया ना, ये पुरोहित या राजा टाइप के जो लोग होते थे उनको ये लोग
टैक्स देते थे। ये भी अपना उनकी सुरक्षा के बदले जो है उनसे टैक्स देते थे अनाज के रूप में। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जो अगला क्या है, भाव चित्रात्मक लिपि। इनकी जो लिपि होती थी वो भाव चित्रात्मक है। ऐसी मतलब लिपि में वो लिखे हैं, मतलब कि जो भी हो जैसे ऐसे ऐसे कुछ मतलब कर दिए हैं, ऐसे लिपि लिखी है वो भाव में व्यक्ति कर रही। ठीक है उसको, ठीक ये चीज हो गया। अब आपको अब इतना बता दिए, अब आप देखते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, इसका हम विस्तार देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है। अब ये हुए टॉपिक विस्तार आपको देखते हैं जो है ये। ठीक है, अब आपको हम देखते हैं विस्तार। ठीक है, आप यहाँ हेडिंग लगा सकते हैं, क्या कहते हैं हेडिंग, आप मतलब देख सकते हैं कि यहाँ से विस्तार। ठीक है, सिंधु का शब्द का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहले ये पश्चिमी साइड, पश्चिम साइड में आप देखिए इधर क्या कहते हैं, इधर तो एक है सूत का गेंदोर। क्या है, सूत का गेंदोर। ठीक है, ये कहाँ है, पाकिस्तान रीजन में पड़ता है, पाकिस्तान देश में, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ठीक है, बलूचिस्तान में। ठीक है, बलूचिस्तान में ये रीजन पड़ता है। ये इधर एक हो गया। ठीक है, और एक इधर है कश्मीर में मांडा जिला, मांडा सॉरी जिला कहते हैं मांडा, ये हो गया मांडा। ठीक, और इधर अपने उत्तर प्रदेश में है ये जगह, क्या कहते हैं आलमगीरपुर। क्या है, आलम आलम एक मिनट, आलमगीरपुर। ठीक है, ये मेरठ में है आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर है। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे। और एक है इधर जो है महाराष्ट्र में दाइमाबाद, महाराष्ट्र में क्या है दाइमाबाद, शायद दिख ना रहा हो लेकिन शायद यहाँ तक दिख रहा होगा, ये कहाँ दाइमाबाद है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं किसकी नदी के किनारे है, पूछता है ये जो है चिनाब नदी के किनारे है। कहाँ, चिनाब नदी के किनारे है। आलमगीरपुर कहाँ है, ये हिंडन नदी के किनारे है। कहाँ, हिंडन, हिंडन एयरपोर्ट भी है। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे है। ठीक, और दाइमाबाद जो होता है ये प्रवरा नदी के किनारे। कहाँ, प्रवरा नदी के किनारे है जो गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, और सूत का गेंदोर जो है ये भी जो है दास्क नदी के किनारे। कहाँ है, दास्क नदी के किनारे है। और इसका जो बता दें आपको खोज जो किए थे, इसके जो खोज करता थे आर एल स्टाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आर एन स्टाइन, इसको आप जानते रहिए। अब देखते हैं ये चीज हो गया, और अब देखते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है। देखिए ये सूत का गेंदोर वाला, इसको अब मिलाइए यहाँ। ठीक है, फिर इसका जो दाइमाबाद वाला आप मिलाइए, दो हो गया। ठीक है, बाकी ये आलमगीर वाला उतना नहीं ध्यान दिया जाता मतलब, लेकिन इसको ऐसे करेंगे तो गड़बड़ देता है, ऐसे इसको मिला जाता है। अब इस तरह देखेंगे इसका जो आकार है ये कैसा आकार हो गया है, इसका जो आकार देखेंगे आप इसका त्रिभुजाकार आकार हो गया। ठीक है, कैसा आकार है, ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुजाकार आकार इसका है। ठीक है, त्रिभुजाकार। ठीक, ये हो गया। जो कि इसका जो लंबाई देखेंगे यहाँ से यहाँ तक पूर्व से पश्चिम तरफ जो लंबाई देखेंगे ये 1600 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि आप उत्तर से दक्षिण वाला जो इसकी लंबाई देखेंगे ये 1400 किलोमीटर है। ठीक है, इतना आप जानते रहिए। ये चीज हो गया। और आज़ादी तक जो है, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय जो है स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व जो है, स्वतंत्रता से पूर्व जो है लगभग 40 से 50 स्थल की खोज हुई थी। ठीक है, 40-50 स्थल तक की ही खोज हुआ था। अब वर्तमान में देखते हैं अब तक, अब जो है कितना है, अब ये जो लगभग जो स्थलों की खोज हो चुकी है। ठीक, अब तक जो है स्थल की खोज हुई है। ठीक है, लेकिन जिसमें हम देखेंगे, जिसमें भारत में जो है लगभग जो है 900 स्थल है। ठीक है, 900 स्थल है, जबकि अफगानिस्तान में जो है महज 2 स्थल है। ठीक है, इसको आपको बताएंगे। बाकी और जो है पाकिस्तान में भी बहुत सारे स्थल हैं। ठीक है, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, वो भी काम करने नहीं है। ठीक है, ये चीज मतलब इतना आप जानते रहिए। ठीक है, अब अपने को हमने बता दिया था ना कि इसका जो वो क्या कहते हैं 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, त्रिभुजाकार आकार में है। ठीक है, ये चीज आप जरूर जानते रहिए। और जो क्या है ये सिंधु घाटी को क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता को दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उससे भी ये 16 गुना ज्यादा ये विस्तृत है। ठीक है, इसीलिए इसको विस्तृत क्या कहते हैं, ये विशाल सभ्यता, विस्तृत सभ्यता भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये तो आपका हो गया
ठीक है, अब आपको इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद वाला जो अब वीडियो बनाएंगे वो होगा जो है कि प्रॉपर रूप में देखेंगे कि जैसे हड़प्पा सभ्यता, मतलब हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, धौलावीरा हो गया, रंगपुर हो गया, मतलब ये जितने जितने इंपॉर्टेंट स्थल हैं उसकी अपनी क्या क्या विशेषता है, उसके खोजकर्ता कौन क्या है, तो उसमें क्या क्या वस्तुएं मिली हैं, उसका भी हम इसके बाद वाले वीडियो में मतलब उसको आपको बताएंगे। ठीक है।